परफेक्ट। सो अभी हमारे पास 12:58 हुए हैं। औरंगज़ेब, आप राब्ते में हैं आल पाकिस्तान मीट एक्सपोर्टर एसोसिएशन से? वो लोग तैयार हैं? जी जी मैं सर, देखता हूँ। मैंने रिमाइंडर भी सेंड कर दिया है। मैं भी फिर से उनको रिमाइंड करवा देता हूँ। उनमें से कुछ पार्टिसिपेंट्स तो हमारे साथ हैं, टाटा साहब आए हुए हैं और जी बिल्कुल। टाटा साहब आए हुए हैं। टाटा साहब से बिलाल साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, आप सुन सक रहे हैं हमें? मेरे ख्याल में अभी टाटा साहब जो हैं ज्वाइन किया है और अवेलेबल नहीं है, बट इट्स गुड। हाँ, टाटा से आज हमारे से डिफरेंट पार्टिसिपेंट हैं। ये शाहिद साहब हैं इनके, आई थिंक। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं शाहिद अजहर हूँ टाटा बेस्ट फूड से। जी थैंक यू शाहिद साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। तो सर आप ही टाटा को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे या आपके साथ बिलाल साहब भी शामिल होंगे हमारे साथ? वो भी ज्वाइन करेंगे, लिसन कर रहे हूँ, वो भी फॉलो कर रहे हूँ। सर बिल्कुल वेबसाइट फाइल से कंप्लीट हो गई थी, मैं कंफर्म कर लेता हूँ। मैं करता हूँ। नहीं, आगे कुछ लोग, बट मोस्टली जो कुछ पार्टिसिपेंट्स ही नहीं है ना, काफी लोग हैं। है 15 और 3 18,000।
जी औरंगजेब स्टार्ट करें। औरंगजेब आपका माइक म्यूट है। Sir, I think we should wait for other participants as well, because I've just contacted the general secretary of the association. So ठीक है probably हाँ ठीक है, अभी उन्होंने भी ज्वाइन करना है। इनफैक्ट जो चेयरमैन है हमारे रफ़ी साहब, उन्होंने भी नहीं ज्वाइन किया। टाटा साहब हैं, तारिक भट्ट, हन्नान साहब। दिखाई नहीं दे रहा। इधर बैठ तो कोई एडमिट करने वाला है ना, मुझे बता दीजिए। चलो मैं 2 मिनट देखो, आप मैं भेजता हूँ या आता हूँ, मैं खुद ही आ रहा हूँ। 2 मिनट Statistics or something. जी गल कर रहे हैं। केड़ी चीज खत्म है भाई? जो काम करना है ना सदीक साहब करो ना, गड्डी में परफेक्ट करो। हाँ ओके नहीं करो 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 ओके। लाओ बुला दो खाना भाई, बुला रहा हूँ।
आया नहीं नीचे जाए इसको साइड से नीचे करो, इधर से बड़ा करो, इसको बड़ा करो, इस पे आ जाए मोर सब अभी हम बैठ जाओ, मुझे बताते रहना क्योंकि आते जाएंगे लोग अभी भी है। हाँ और आते रहेंगे, ठीक है, दूर से नजर नहीं आता। चलो स्टार्ट करवाएं। Assalamu alaikum sir, I think we should start the meeting. जी मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, तकरीबन 1:10 हो गए। सर फहद स्टार्ट करें। जी प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप में से वो लोग जो मुझे पहले से जानते हैं और जो नहीं जानते, मेरा नाम जी अली क़य्यूम राजा है। मैं पाकिस्तान का ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्रेटरी हूँ एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान हनोई वियतनाम में। आज हम इस वेबिनार के लिए इकट्ठे हुए हैं। इस सिलसिले में इसकी एक कड़ी पहले हम एक वेबिनार कर चुके हैं regarding exports of meat to Vietnam, its compliance requirements, and Pakistan's registration in Vietnam as an animal and animal origin products exporter. Last time हमारे साथ TDAP के लोग मौजूद थे, ऑल पाकिस्तान मीट एक्सपोर्टर्स एंड प्रोड्यूसर एसोसिएशन के ओहदेदारान और दोस्त मौजूद थे। हम लोगों ने इस पर डिस्कशन की थी सारे मामलात पे, और ये फैसला हुआ था उस वेबिनार में कि हम लोग एक और वेबिनार करेंगे। एनिमल origin product, number 1. Number 2, in understanding the compliance requirement and the technical criteria product category, and last but not the least, actually it is to share the of animal अली सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है बिकॉज अब्दुल हनान साहब प्रॉब्ली उनका माइक ऑन है तो वहां से थोड़ी डिस्टॉर्शन आ रही है। उनको म्यूट कर हनान साहब को। सर बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम हनान साहब, कैसे हैं आप? सर बिल्कुल ठीक है जी सर। सर अपना माइक हनान साहब काइंडली म्यूट कर दीजिएगा। जी तो अर्ज कर रहा था कि वेबिनार के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी इस मौजू पर एक वेबिनार कर चुके हैं 2020 के एंड पर, और आज इकट्ठे होने का मकसद यही है कि सब स्टेक होल्डर्स, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ऑफ कोर्स, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, कमर्शियल सेक्शन हमारा यहाँ वियतनाम में, ऑल पाकिस्तान मीट एक्सपोर्टर एसोसिएशन जो बिगेस्ट स्टेक होल्डर है, और हमारे एक्सपोर्टर्स इसके अलावा भी, और हमारे जो स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके एंड पर रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में हमें मदद चाहिए होती है, दैट इज़ एनिमल क्वारंटीन डिपार्टमेंट कराची एंड एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, इस्लामाबाद। तो हम सब स्टेक होल्डर्स इसी वजह से इकट्ठे हुए हैं कि हम लोग एक लाए अमल तैयार कर सकें और कम से कम वक्त में अपने प्रोडक्ट यहाँ से रजिस्टर करके अपने एनिमल ओरिजिन प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट वियतनाम में स्टार्ट कर सकें। तो आई जस्ट वांट टू क्विकली टेल यू कि आज का जो वेबिनार होगा उसके प्रोग्राम में ओपनिंग रिमार्क्स जैसे कि मैं अर्ज कर रहा हूँ, उसके बाद हम लोग दावत देंगे वेलकम नोट के लिए फहद रजा साहब को, जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं फॉरेन ट्रेड 1 विंग के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, जो कि इस रीजन को डील करता है। उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए मैं एक प्रेजेंटेशन आप सबके सामने पेश करूंगा जिसमें मार्केट पोटेंशियल का हम जिक्र करेंगे और रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स का जिक्र करेंगे। उसके बाद प्रोग्राम के मुताबिक चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मीट एक्सपोर्टर्स एंड प्रोसेसर्स एसोसिएशन सैफी साहब जो हैं 10 मिनट अपने ख्यालात का इजहार करेंगे कि अब तक
हमारी एसोसिएशन का क्या एक्सपीरियंस रहा है वियतनाम के साथ और आसियान रीजन के साथ इन जनरल। उसके बाद तारिक भट्ट साहब पीके लाइफ स्टॉक से 10 मिनट उनके पास है विंडो। उसके बाद बिलाल टाटा साहब सीईओ टाटा बेस्ट फूड्स 10 मिनट वो अपने ख्यालात का इजहार कर सकेंगे। और उसके बाद सीईओ प्राइम मीट्स एंड फूड्स मियाँ अब्दुल हनान साहब वो 10 मिनट गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद हम लोग सुनना चाहेंगे अपने AQD डिपार्टमेंट से कि डोजियर का क्या स्टेटस है, क्या वो हमारी सब रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है और क्या टाइमलाइंस होंगी जिसमें हम लोग इंशाल्लाह पाकिस्तान को एज एन एक्सपोर्टर ऑफ मीट एंड एनिमल ओरिजिन प्रोडक्ट्स के काम के लिए रजिस्टर कर पाएंगे। उसके बाद जी 5 मिनट का सेशन होगा क्वेश्चन आंसर्स का, जिसमें हम लोग जो सब नुमाइंदे मौजूद हैं अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, वो हम लोग सवालात का जवाब दे सकेंगे। और उसके बाद आखिरी 5 मिनट क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए मैं फहद रज़ा साहब को दरख्वास्त करूँगा कि वो वेबिनार के क्लोजिंग रिमार्क्स दें। तो अब मैं दावत दूंगा फहद रज़ा साहब को कि वो वेलकम नोट। जी सर फहद। Thank you very much, Ali. Dear Mr. Naseeb Ahmed Safi, Mr. Tariq Butt, Mr. Bilal Tata, Mia Abdul Hanan, and Dr. Zainul Abidin. Dear participant, I welcome you all on behalf of Ministry of Commerce, our trade mission in Hanoi, and Trade Development Authority of Pakistan. Vietnam is one of the fastest growing economy of Southeast Asia. The economy of Vietnam largely depends on services sector, followed by industry and agriculture. Pakistan and Vietnam enjoys amicable political and diplomatic relations. However, the political trade relations between the two countries does not reflect the true potential and the depth of our relations. Although the volume of bilateral trade between Pakistan and Vietnam is around $650 million, but it is still very low as compared to the potential available. As the current state of trade between the two countries is pretty low, we need to explore more sectors and tap the potential of the market of 95 million people. In this regard, I would urge the respected members of the private sector for greater awareness of the Vietnamese market with an objective of establishing trust level of Pakistan as a major source of supply. Meat products, including seafood, have a major potential in Vietnamese market. Uh, and also, halal market is fast becoming recognized as a vitally important emerging market sector in Vietnam. It is a new sector and new market force that should not be overlooked by the Pakistani exporters also. The halal market is no more limited to the boundary of food sector. Rather, it has extended its scope to include cosmetics and pharmaceuticals, toiletries and medical devices as well. The global industry as a whole is estimated to worth around $3 trillion a year now. The integration of ethical values along with religious values open up the boundary of halal industry from 2.8 billion Muslim consumers to non-Muslim consumers as well around the world. It is well accepted by non-Muslim consumers as a lifestyle choice because of the values promoted by halal industry, which includes the animal welfare, the social responsibility, environment friendly, and stewardship towards earth, economic and social justice, and ethical investment as well. Dear members, it is imperative in this regard that we comply with standards and follow the procedures and processes of registration to secure our share in the exporting country. The purpose of this webinar is to create an awareness and share the relevant information among all the stakeholders regarding compliances and registration processes. Already, 24 countries are registered with the Ministry of Agriculture and Rural Development Vietnam for animal product export. Unfortunately, Pakistan is still not one of the beneficiary countries. We need to have a greater insight regarding management system, laws, standard food safety control systems, and capacity for food safety control, registered exports, and information about fulfillment of food safety requirements. Here, I would like to inform you that realizing the importance of resolution of supply side issues and its cross-institutional outreach, Ministry of Commerce has recently set up a committee including representatives from MNFSR, DPP, AQD, Halal Certification Authority, TDAP, and PSQCA. We are hopeful that the committee will help resolve issues of compliances in a timely manner.
I'm also happy to share that Ministry of Commerce has now established a specialized agro wing within its framework to have a focused approach for the promotion of exports of agri product to the world. Now I would request our Trade and Investment Secretary at Hanoi for all the possible facilitation and dissemination of information to facilitate our exporters. I would also urge him to enlighten us on the market potential and registration procedure for animal and animal product exports to Vietnam. I once again thank you all for becoming part of this webinar. Over to you, Ali. Thank you, sir. Thanks a lot for sharing with us the initiatives of the Ministry of Commerce. And honestly, we are delighted that all of us are on the same page, whether it be the Ministry of Commerce, Trade Development Authority of Pakistan, our trade offices across the globe, and our private sector especially. And that is exactly the purpose of all these efforts, that we as a team, Pakistan, can get and ensure better market access for our products and explore new arenas for our exports. So now I would like to share with you just a quick overview of the meat sector, basically the animal origin product sector, specifically because as most of the participants with us are today from the Meat Export Association. So I have made a short presentation about the meat sector trade in Vietnam. Let me share the data of Vietnam's imported meat in the year 2019. Vietnam imported around 328 million worth of products in the HS code 0202, which is the meat of bovine animals frozen, from India, United States of America, Australia, Canada, Russia, Japan. Some $21 million in the HS code 0201 from Australia, USA, New Zealand, and lastly around $96 million in the HS code 0206, which is the edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, mules, etc. And they were imported from Germany, Poland, Australia, USA, Spain, India. From here, we can quickly see that the main competitors that we have here in Vietnam are India, USA, Australia, primarily, mainly. Of course, the New Zealand, and then there are some other countries. In the next slide, I would share the exact numbers that they have been exporting in the chapter 2, meat and edible meat offal. Vietnam's total imports in 2019 were $789, which you can see as compared to the previous years in 2018 and 2017. They are showing a substantial progress actually. The biggest one is USA, the largest market share is of United States of America, followed by India, and the third number is Australia, and then the list goes on. But as of now, if we talk about top three competitors that we have who have already captured the market, are USA, India, and Australia. During our first webinar on this issue, we discussed about the registration process. So without going into much details, just a quick overview is this much, that Pakistan as a country, first of all, needs to approach the government of Vietnam. The concerned ministry is the Ministry of Agriculture and Rural Development, and the concerned department is the Animal Health Department, with our dossier from our counterpart organization, which would be Animal Quarantine Department and Animal Husbandry Commissioner's Office from the Ministry of National Food Security and Research, with a dossier, which would basically outline our food safety regime, our quarantine paradigm, the practices, the SOPs that we are following to ensure the safety of our products and the hygiene of our products. And then, of course, the same dossier would contain our enterprises or our businesses which want to export to Vietnam, and along with the list of the products that they want to export to Vietnam. The Vietnam government, the Animal Health Department and the ministry would go through our dossier. They have a timeline of 30 days to get back to us to highlight any shortcomings in the dossier.
And if not, ideally speaking, if there are no shortcomings, then they have to inform us of their decision, whether they want to have an on-site inspection in Pakistan. Of course, they have a provision to do away with it, but that is a lesser probability actually. But that stage is once our dossier has been accepted and it fulfills their requirements. If it has some shortcomings, they would let us know that these are the shortcomings and we can get back to them again by fulfilling those shortcomings. Once this registration process, inshallah, has been completed, then the next stage is the actual exports. The exports, once started from Pakistan, they have to go through certain quarantine requirements. As you can see, as per their relevant law and its Article 9, that the animal products have to undergo a quarantine. Some inspections are taken, there are some documentary requirements which we have to fulfill. But what I want to share with you, which is actually the practice anywhere in the world, whether it's the animal origin products or the plant origin products, that the frequency of inspections becomes lesser as we ensure our commitment to their requirements. The better quality products we are able to send to any country, the frequency of actual inspections of the imports at the ports becomes less and lesser. And for a certain period of time, let's say after 3 to 6 months, if there is no violation reported or there is no alarm raised, then the exports from that country and especially from that company becomes a routine. And there is more speedy clearance of the imported products on the port of any country for that matter. So we will discuss about it further once we discuss with our Department of Animal Quarantine about the dossier. I would like to share that we have received a dossier in the soft form from the Animal Quarantine Department in the last week. I have already requested for a meeting with the Ministry of Agriculture and Rural Development here in Vietnam with the Animal Health Department, with the stated purpose that Pakistan wants to submit its dossier, and we have requested them for a meeting during this week. So I'm hopeful that we would be able to submit our dossier at the earliest to them. And once we have submitted the dossier, the time starts ticking and it would be 30 days in which the government of Vietnam would get back to us. As Sir Fahad already mentioned that Vietnam has a publicly available list on their website of 24 countries which are registered for export of animal and animal origin products to Vietnam. As you can see right now, it includes mostly the countries from the developed world actually. Of course, USA is there, New Zealand is there, Australia is there, Japan, South Korea is there, ASEAN partners like Malaysia is there, India, one of our competitor is there, and then a lot of countries from the European Union are there. So our prime goal is to ensure that Pakistan is going to be the 25th country which is registered for export of animal and animal origin products to Vietnam. My last slide would be just to share with you about the challenges and the opportunities that we have here in Vietnam. Like anywhere in the world, the registration process is usually very complicated. You explain all of your country system to the importing country, and yet they come up with many questions actually. But that is where our job lies, that we have to satisfy the government of Vietnam with all the issues and queries that they have, and we will do that inshallah. But it is the point is that it is a time-taking job, and once done, then it ensures that you have the market access for the coming years. Pakistan, as we don't have any trade arrangement with the government of Vietnam right now, so we would be facing a tough challenge, a tough competition actually in the context of duty structure. If we talk about, let's say, India, so they have a slightly advantage of around 2 to 3% as compared to us when it comes to the imports of meat into Vietnam. But nevertheless, that is not that much a big margin which can as such make our products less competitive.
But again, it would be a challenge. But I'm pretty hopeful that our Meat Exporter Association would be ready to take up this challenge and still ensure that we are able to export our products. While talking about the opportunities, Vietnam, as all of you know, is almost a population of around 96, 97 million now. Their GDP per capita is growing every day. Their economic growth has. सॉरी ये सब तो पहले नहीं थे खाली फोटो में आती थी यार ये वो सर्वर से जिस तरह चला रहे हैं इस तरह चल रहा है क्योंकि सर्वर से इशू आ रहा है टुडे ये पेज उनका ये अभी हटा रहे हैं हमारे आवाज भाई साहब सकते हैं सर काइंडली अपना माइक सर म्यूट कीजिएगा फरीद भाई यार क्या कर रहे हो यहाँ से म्यूट होगा जी चलें थैंक यू डॉक्टर साहब तो जी मैं अर्ज कर रहा था कि वियतनाम का जीडीपी पर कैपिटा कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है इनकी पॉपुलेशन हमसे आती है लैंड साइज में ये हमसे 1/3 हैं लेकिन जीडीपी पर कैपिटा में ये हमसे दुगने हैं और जब मैं यहाँ आया था 1 साल पहले तो ये उस वक्त दुगने थे अब इन्होंने मजीद उस पे तकरीबन $400 से $500 ऐड कर दिया है 1 साल में सो नाउ दे हैव गॉन टू अराउंड 33 or $3400 पर कैपिटा जीडीपी शुरू में ये काफ़ी कम थे देवर हॉवरिंग अराउंड 28-2900 तो इनकी तरक्की की रफ्तार इस कदर तेज़ है and the way their population is here in Vietnam they are very quality conscious people they have a young population just like us and they are spending a lot of money on imported products and because they are making progress they have surplus savings with them and they love to spend that actually so ये सब अवामिल वो हैं जो हमारे लिए वियतनाम को एक अच्छी मार्केट बना देते हैं बेसिकली तो और इसके अलावा भी अभी बाकी भी जितनी प्रेडिक्शंस आ रही हैं उनके मुताबिक वियतनाम की जो पर कैपिटा मीट कंजम्पशन है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है इनका टेस्ट का इवेंट आता है हर साल जनवरी या फरवरी में इस साल वो 11 या 12 फरवरी को बन रहा है उस दौरान भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेड मीट प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जो पोर्क है वहाँ उसकी प्राइसेस यहाँ पे कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रही हैं और इनकी जो मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है उसके लिए आप पोर्क को अफोर्ड करना मुश्किल होता जा रहा है तो नेचुरली दैट वुड लीड टू अ शिफ्ट इन द consumption choices in their population and that is an opportunity for us again and lastly I would like to share with all of you that abhi aapse 2 माह पहले they had an initiative on behalf of the government of Vietnam and their Ministry of Industry and Trade के इन लोगों ने हलाल मार्केट के पोटेंशियल को टैप करने पे फ्रॉम देयर एक्सपोर्ट्स पोटेंशियल काम स्टार्ट कर दिया है दे गैदर्ड all the trade missions of all the countries here in Vietnam उसके अलावा इन्होंने अपनी सब associations को engage किया था अपनी जिनकी अपनी हलाल accreditation body है उसको engage किया था and they are actually encouraging their private businesses to tap into the halal market in the global halal market so they would be a competitor to us of course but whenever there is a new arena, a new business opportunity, you have to look at it from different angles. So there would always be an opportunity for JVs, for inviting investments into Pakistan to plug into the global supply chains. The best thing about Vietnamese businesses is that they have surplus money available with them. They are looking for new avenues where they can invest, whether within Vietnam or abroad. So that can be another area where we can collaborate. Collaboration option is very important for us here. So that is another opportunity I wanted to share with you. And that is all from my side for now. And as per our program, now I would request, I'm not sure if Saifi Saab has joined us or not, but as per the program, it's his slot to share his views with us. If he hasn't joined us, hello. Sir, I'm Dr. Jawad from Anis Associate.
Safi Saab won't be available for today due to some personal emergency, but we are present on his behalf, and we will update him about all the things which are going to be happened or discussed in the meeting. जी जवाब साहब, थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू करें आप, आपके पास 10 मिनट की विंडो है जी, थैंक यू। Dr. Javed Saab, it's your turn to speak. ओके, तो प्लीज शुरू करें आप अपना प्रोग्राम। Safi Saab won't be available. सर अगर आपने कोई पॉइंट रेज करना है तो यू कैन स्टार्ट, आपके पास टाइम है 5 से 10 मिनट का। जो आप कंटिन्यू करेंगे। उसमें ये था सर कि जो लास्ट मेरी सैफी साहब के साथ मीटिंग हो रही थी उसमें जो हमने डिस्कस किया था वो बेसिकली मार्केट पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा वियतनाम के अंदर, लेकिन जो इशू आएगा वो हमें आएगा वहाँ पर अपनी लाइफ स्टॉक की प्राइस का। द रीज़न इज़ के जिस प्राइस पे दूसरे कंट्रीज़ वियतनाम में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम उस प्राइस को बहुत मुश्किल से कम्पीट कर सकते हैं। जो हमारा मेन कंपेटिटर है वो इंडिया है, और जिस रेट पे वो बफलो वहाँ पर दे रहा है उस रेट पे हम बफलो यहाँ से नहीं दे सकते। उसकी एक दो रीजन है कि जो हमारा लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है वो थोड़ा सा इनएक्टिव है। जैसे ही हम मार्केट में बफलो खरीदना शुरू करेंगे तो अल्टीमेटली फार्मर उसकी प्राइस को रेज कर देगा। तो जैसे जैसे मीट की एक्सपोर्ट बढ़ेगी प्राइस अल्टीमेटली हमारी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो काइंडली इस चीज पे चेक एंड बैलेंस की जरूरत है कि कोई हमारा लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट कोई इनिशिएटिव ले के जो मार्केट प्राइस है मीट की वो कंट्रोल रहे, ताकि जो एक्सपोर्टर है उसको कोई इशू ना आए इस चीज के अंदर। थैंक यू सर। बाकी नेक्स्ट जो भी इस मीटिंग के अंदर हम डिस्कस करेंगे तो वो सैफी साहब को मैं कन्वे कर दूंगा, और वो कंप्लीट अपनी उन्होंने सपोर्ट शो की है कि वो जो भी उनको रोल मिलेगा वो उसको पूरा करेंगे। थैंक यू। जी डॉक्टर जवाद साहब सर, थैंक यू। वी हैव नोटेड डाउन योर क्वेश्चन, और इसको Q&A सेशन में चल कर के एड्रेस करते हैं कि हम लोग कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे प्राइस कंपेटिटिव रहे, स्पेशली एज कम्पेयर टू आवर कंपेटिटर्स लाइक इंडिया एटसेट्रा। So thanks a lot for raising this concern, and this is the right time to actually start discussing all of these issues. इसके बाद नेक्स्ट टर्न है जी तारिक भट्ट साहब की। तो अस्सलाम वालेकुम राय साहब, उम्मीद है खैरियत से होंगे, तमाम दोस्त खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। जी मैं ऑनलाइन हूँ, तारिक के। भट्ट साहब आपके पास 10 मिनट की विंडो है। वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू कि आप हालात का इजहार करें, हमें एजुकेट भी करें, और ये भी बताएं कि क्या चैलेंजेस हमें आने वाले टाइम में दरपेश हो सकते हैं, ताकि हम लोग इस दफ़ा उनकी टाइम से तैयारी स्टार्ट करें, उन सब इश्यूज को एड्रेस करें। अल्टीमेट गोल जिस तरह आप जानते हैं कि हमने अपने प्रोडक्ट को यहाँ रजिस्टर भी करना है, ना सिर्फ रजिस्टर करना है बल्कि हमने यहाँ पे अपनी एक अच्छी सब्सटैंशियल एक्सपोर्ट्स भी करनी है। तो सर ओवर टू यू। थैंक यू जी राय साहब। एक्सपोर्ट ऑफ मीट जो जहाँ भी होती है ना जी, हमारी जो रिक्वायरमेंट है आज की डेट में एज ए एक्सपोर्टर, पहले तो हमें को अप्रूव करे वियतनाम में कि हम मीट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जब वहाँ मीट एक्सपोर्ट होता है, जैसे हम आज समझेंगे जिस में हम भेज रहे हैं पूरे गल्फ में, तो हर जगह पे डिफरेंट प्राइसेस होते हैं, डिफरेंट चैलेंज होते हैं जो हम उनको फेस करते हैं। वहां भी यही होगा जब वियतनाम स्टार्ट होगा। तो मेन चीज है कि मीट इंपोर्ट अलाउड हो पाकिस्तान से मीट हम भेज सकें। फिर उसके बाद मार्केटिंग है, मार्केटिंग के अंदर हर एक प्लेयर ने खुद एंटर होना है और मार्केटिंग करनी है। किसने क्या बेचना है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मेन वहां पे जो सेल होगा हमारा काउ मीट सेल होगा, जिसकी वहां वैल्यू है, वहां प्राइस अच्छी है,
हमको अगर हमारे साथ कंपटीशन में उसमें कोई आता है तो ऑस्ट्रेलिया है, या मेन ऑस्ट्रेलिया ही है। पाकिस्तान बड़े अच्छे तरीके से कम्पीट कर सकता है इन काउ बीफ में। बफलो में मैंने लास्ट टाइम भी कहा था ये मुश्किल काम है, लेकिन जब ये खोलेंगे तो हर शख्स अपने ट्राई करेगा, जिसको जो चीज मिलेगी यहाँ वो अफोर्डेबल वही वो एक्सपोर्ट करेगा। मेरा तो आपसे रिक्वेस्ट और यही मशवरा होगा कि आप पहली कोशिश ये करें कि पाकिस्तान से मीट इंपोर्ट अलाउड कराएं। जैसे कि सऊदीया में हम पूरे जीसीसी में हम अलाउड हैं, सऊदीया और यूएई का डेलीगेशन आता है पाकिस्तान में अप्रूव करने के लिए, और उसी के साथ सारे कंट्रीज जो है वो अप्रूव कर देती हैं। ऑलमोस्ट अप्रूव्ड ही होता है, दूसरों की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। अब वियतनाम की एक रिक्वायरमेंट है कि वो ये पाकिस्तान आएंगे, हमारे स्टार्टर हाउसेस को विजिट करेंगे, उसके बाद वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन हमें बताएंगे वो क्या चाहते हैं। जब वो हम पूरी कर देंगे तो देन वी स्टार्ट एक्सपोर्ट ऑफ मीट, जो एक बात का प्रोसीजर है। अगर आज ही हम इसको वर्क करना शुरू कर दें कि हम बफलो भेजेंगे या गाय भेजेंगे या बकरा भेजेंगे, ये बातें सब बात की हैं। आज की जरूरत यह है, जो कुछ आपने थोड़ी देर पहले फरमाया, उनकी जीडीपी और उनकी ग्रोथ, ये मैं भी ऑलमोस्ट एवरी सेकंड डे चेक करता हूँ। माशाल्लाह ये कोरोना के बावजूद भी वो फिर पिकअप हो गए हैं, फिर आपने देखा होगा कि उनकी ग्रोथ फिर ऊपर जा रही है। तो ये तो एक हकीकत है, और वहाँ डिमांड भी है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, कंट्री भी अच्छी। आप तो माशाल्लाह वहाँ पर हैं, इट्स लाइक यूरोपियन, जिस तरह उन्होंने बनाया हुआ अपना सेटअप और जो उनका कल्चर है और यंग जनरेशन है। ओल्ड जनरेशन तो बहुत कम है क्योंकि वो सबको पता ही है। मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि आप मीट इंपोर्ट पाकिस्तान से अलाउड करवाएं, यही है मेन क्वेश्चन, मेन जो हमारा इश्यू है, जो हमारी जरूरत है। अगर मीट इंपोर्ट अलाउड हो जाती है तो फिर हर आदमी वहां जाए और मार्केटिंग करे। आज अगर सऊदीया में या दुबई में या जीसीसी में मीट इंपोर्ट अलाउड है तो कोई किसी का फिक्स कस्टमर नहीं होता है, कोई किसी का है, कोई पाकिस्तान से ले रहा है, कोई इंडिया से ले रहा है, कोई इथियोपिया से ले रहा है, कोई पाकिस्तान से बिल्कुल नहीं ले रहा है और कई और कंट्रियों से ले रहा है, और कोई सिर्फ पाकिस्तान से ही ले रहा है। तो ये सारी वो चीजें हैं जो बाद में हमने करनी है एज एक्सपोर्टर्स। हम लोगों ने जाके वहां मार्केटिंग भी करनी है, कस्टमर से बात भी करनी है, उन्हें क्वालिटी के ऊपर कन्विंस करना है, इस मीट में और उस मीट में क्या फर्क है, ये मार्केटिंग है। तो मेरी तो एक ही हर वक्त बात होगी कि पहले हमें मीट इंपोर्ट की परमिशन करवाएं वहां से, ताकि वहां उनका डेलीगेशन है, कि जो मेरे इल्म में है, जो मैंने वहां देखा, और उसके लास्ट टाइम भी मैंने ये अर्ज की थी कि वहां उनके एक डेलीगेशन ने पाकिस्तान में हर हाल में आना है हमें अप्रूव करने के लिए। हमारी फैसिलिटीज को देखने के बाद वो जिस स्लाटर हाउस को अप्रूव करेंगे वो एक्सपोर्ट करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जीसीसी में ऑलमोस्ट सारे स्लाटर हाउस अप्रूव्ड हैं, तो वहां भी हो जाने हैं। तो पहला तो काम ये है जी, मैं तो यही कहूंगा कि पहले आप इस पे वर्क करें कि हमें मीट इंपोर्ट वहां वियतनाम में और यहाँ से एक्सपोर्ट अलाउड करवाएं, उनका डेलीगेशन अरेंज करें। ये टीडैप का ही काम है, वही लेके आते हैं, पहले भी डेलीगेशन अरेंज करें। हम एज ए एक्सपोर्टर्स, हमारी जो एसोसिएशन है, आई थिंक हम वो भी बेयर कर सकते हैं उनके तमाम अखराजात यहाँ रहने के। और इन केस हमारी एसोसिएशन या हमारी टीडैप ये बेयर नहीं करती तो मैं अकेला कर दूंगा तमाम अखराजात डेलीगेशन के। थैंक यू राज साहब, यही कुछ है, अब आप फरमाएं जी। हेलो जी, थैंक्स अ लॉट, बट एज यूजुअल एज ऑलवेज आपने बड़े एक्सटेंडेडली अपने ख्यालात का इज़हार किया, वी हाईली अप्रिशिएट दैट सर। आपका मार्केट नॉलेज भी है, आपकी मार्केट में पहले प्रेजेंस भी है, और नेचुरली सबसे पहली बॉटलनेक हमारे लिए अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे रजिस्टर करना है, और दैट इज़ वन ऑफ द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ अस एज अ टीम टुडे। तो सर इस पे बिल्कुल वी आर ऑन इट इंशाल्लाह। एवरीबॉडी, एवरी स्टेक होल्डर इज ऑन बोर्ड from our side, Ministry of Commerce हो, Trade Development Authority हो, Animal Protein Department हो. Just to share with you one progress that I have the dossier with me here. I have written to the concerned department here कि मुझे वो इस वीक में मीटिंग के लिए दें। इस पे भी अभी जब हम एनिमल प्रोटीन डिपार्टमेंट वालों के साथ हम लोग बात करते हैं तो इसमें उन्होंने केसिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है, और सम 10 कंपनी हैं 11 जिन्होंने चिल्ड एंड फ्रोजन मीट की कैटेगरी में, फ्रोजन बीफ है, बीफ ऑफल है, इन कैटेगरी में अप्लाई किया हुआ है। तो
वेबिनार के दौरान अगले पार्ट में चल के मैं डिपार्टमेंट से भी चाहूँगा कि वो लोग मुझे कंफर्म कर दें कि ये अपडेटेड है सब कुछ, और तो हम लोग इसको सबमिट कर दें, राइट? तो सर बिल्कुल, जस्ट टू एग्री विद यू, आई कांट एक्चुअली एग्री विद यू मोर कि प्राइम टारगेट हमने अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करना है। एक्चुअली जब एक मार्केट में एंटर होंगे, आपकी बात बिल्कुल बजा है, तो सर हर मार्केट के अपने पोटेंशियल होते हैं, अपने चैलेंजेस होते हैं, और दैट इज एक्चुअली द ट्रिकी एरिया वेयर योर रोल किक्स इन। ये आप लोगों की स्पेशलिटी है, यू आर द मास्टर ऑफ दिस फील्ड। आप लोग कैसे इस मार्केट को इफेक्टिवली पेनिट्रेट करें और हमारे साथ साथ रहनुमाई फरमाते जाएं कि हमारी हेल्प कहाँ पे दरकार है, एंड वी विल डू दैट इंशाल्लाह। सो सर थैंक सर यू। आपके हेल्प से ये इंपोर्ट खुलेगी, और पाकिस्तान से सबसे पहले मीट भी एक्सपोर्ट बैन ही किया था, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में है। और पाकिस्तान में लाइवस्टॉक भी इंपोर्ट बैन ही किया था फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। और एक्सपोर्ट किया था 98 की ट्रेड पॉलिसी में, जब ये अलाउड हुआ था उसके लिए भी बड़ी कोशिश की थी कि ये मीट अलाउड हो, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट अलाउड हो। तो एक वक्त ऐसा भी था जब मीट एक्सपोर्ट अलाउड भी नहीं था 98 से पहले। 98 की ट्रेड पॉलिसी में अलाउड हुआ था फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान मीट एक्सपोर्ट। तो फर्स्ट स्टेप ही इसका ये है कि इंपोर्ट अलाउड हो, वो लोग हमें अलाउड करें एक्सपोर्ट के लिए, उसके बाद आगे जिसके नसीब में जो है वो उसने करना है। ये भी एक हकीकत है जी, बिल्कुल ठीक हो मीट एक्सपोर्ट की हिस्ट्री में। थैंक यू जी, थैंक यू। आप जी मैं दावत दूं बिलाल टाटा साहब को कि वो ऐड करना चाहें तो प्लीज। ओवर टू यू बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू राज साहब, थैंक यू एवरीबॉडी इस सेशन को अरेंज करने के लिए। मेरे ख्याल है भट्ट साहब ने ऑलरेडी काफ़ी एलैबोरेट कर दी है जो चीज़ें, आई थिंक जिन चीज़ों पे फोकस करना है। ऑब्वियसली जब तक मार्केट एक्सेस नहीं होगा तो बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं कि मार्केट कितनी बड़ी है या बिकेगा या नहीं बिकेगा। तो फर्स्ट स्टेप है इसकी जी, डू वी हैव एक्सेस टू दैट मार्केट और नॉट, एंड एज ऑफ राइट नाउ अभी हमारे पास मार्केट एक्सेस नहीं है। तो इस सब्जेक्ट को थोड़ा और डाइव डाउन करने के लिए या मे बी थोड़ी इंडस्ट्री लेवल पे बात करने के लिए मैं एक दो पॉइंट्स मेंशन जरूर करूंगा। अक्सर हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो ऑब्वियसली इस चीज़ को जानते हैं कि पाकिस्तान की कंपेटिटिवनेस जो है वो बफलो के अंदर नहीं है, जो जिसमें बेसिकली इंडिया का ज़्यादा होल्ड है। उधर गाय भैंसें दूध के लिए पाली जाती हैं सिमिलर टू पाकिस्तान, बट क्योंकि वहाँ पे डोमेस्टिक मीट डिमांड नहीं है तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ मीट रिलेटिवली सस्ती है। ऑल्सो ब्राज़ील के अंदर भी कॉस्ट ऑफ मीट सस्ती है। तो ये ठीक है, ये चैलेंजेस होते हैं, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जी गल्फ के अंदर भी हमने अपना एक निश क्रिएट किया है, एक अपना सेगमेंट क्रिएट किया है जहाँ पे पाकिस्तानी मीट का और कोई सब्सटेंशियल कंपेटिटर नहीं है। तो सिमिलरली व्हेन वी हैव एक्सेस टू द वियतनामीज मार्केट, तो हम जाके वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे कि यार कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमारे पास कंपेटिटिव एडवांटेज है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम डायरेक्टली इंडिया के साथ हेड्स अप नहीं जा रहे। देखें, ऑस्ट्रेलिया इज नॉट चीपर देन ब्राज़ील, बट ऑस्ट्रेलिया इज स्टिल वन ऑफ द टॉप 3-4 एक्सपोर्टर्स ऑफ मीट इन द वर्ल्ड। उसकी मेन वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया के पास जो है वो मार्केट एक्सेस, तकरीबन पूरी दुनिया का मार्केट एक्सेस उनके पास अवेलेबल है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि अगर हम बफलो को हटा भी देते हैं और बीफ की बात करते हैं तो फिर भी ऑस्ट्रेलिया ब्राजील से महंगा है बीफ के अंदर। बट सिंस ऑस्ट्रेलिया के पास मार्केट एक्सेस है जापान का, नॉर्थ अमेरिका का, तो उन मार्केट्स के अंदर जहां पे ब्राजील जा ही नहीं सकता तो वहां पे ऑस्ट्रेलियन मीट की मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। तो सिमिलरली पाकिस्तान एज एन इंडस्ट्री एंड एज हमारी जो गवर्नमेंट सपोर्ट बॉडीज हैं, तो वी हैव टू परसू कि हम अपना मार्केट एक्सेस एक्सपेंड करें और उन मार्केट्स के अंदर हमारी एक्सेस हो जहां पे मे बी हमारा डायरेक्ट कंपटीशन इंडिया के साथ ना हो रहा हो। अभी तक हम फार ईस्ट के अंदर वियतनाम है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, मलेशिया में हमारे पास एक्सेस है, बट इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, और इस तरह की बहुत सारी मार्केट्स हैं जहाँ पे छोटा भी हम करें, अगर 25-50 मिलियन डॉलर भी करें तो हम अपनी मीट की एक्सपोर्ट जो है वो इन अ मैटर ऑफ 1 or 2-3 years हम उसको एक्सपैंड कर लेंगे। चाइना एज अ ह्यूज मार्केट, उसके ऊपर ऑब्वियसली एज एन इंडस्ट्री भी काम हो रहा है, गवर्नमेंट बॉडीज भी उसमें काम कर रही हैं, बट उसके अंदर
कुछ डिजीज के इश्यूज हैं, एफएमडी के इश्यूज हैं, बट वो भी उनके भी कुछ वर्क अराउंड्स हैं जो मैं आजकल क्वारंटीन डिपार्टमेंट के साथ भी डिस्कस कर रहा हूँ, उनको परसू कर रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को थोड़ा सा एक्सपेडाइट करें. बट एज एन ऑर्गेनाइजेशन, as a trade body, as a government facilitators, we should all have the single goal कि हम अपनी market access कैसे expand करेंगे. Because अगर हम market access expand नहीं करेंगे तो हमारी growth जो है वो एक nominal growth pattern पे चलेगी, 7-8%, 10% के आसपास चलेगी, जो existing markets के अंदर growth हमें मिलेगी. तो we should all unite, and मैं again राजा साहब को credit दूंगा कि इन्होंने ये initiative लिया है जिसपे ये सबको call कर रहे हैं, सबको इकट्ठा बुला रहे हैं. I would also hope that other commercial attaches and जो हमारे वहाँ पे नुमाइंदे हैं बाहर मुल्कों के अंदर, वो सब ये इनिशिएटिव लें एंड हम यहाँ पे TDAP के साथ ज़्यादा प्रोएक्टिव होके चीज़ों को एक्सप्लोर करें कि जी कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ लाई करती हैं, कौन कौन से ममालिक जो हैं हमें अप्रोच करना चाहिए. तो until we are able to expand our एक्सेस, बिकॉज अगेन ये नॉन ट्रेड बैरियर्स जो होते हैं ये फूड इंडस्ट्री के लिए बहुत सिग्निफिकेंट चैलेंजेस होते हैं. एक तो आपके वो टैरिफ बैरियर्स, नॉर्मली ड्यूटी शूटी तो एक अलग चीज़ होती है, बट जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं जैसे मार्केट एक्सेस ही नहीं है. अभी चाइना की बात करें तो हमने इनके साथ वो जो FTA किया है, FTA के अंदर मीट के ऊपर ड्यूटी नहीं है, लेकिन नॉन टैरिफ बैरियर जब वो अलाउड ही नहीं है मीट, तो उसका टैरिफ का क्या रोल आएगा. तो वी हैव टू वर्क ऑन दीज थिंग्स कि जी हमने किन मार्केट्स को अप्रोच करना है. एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ चलें कि जी अगले 5 साल में 10 साल में हमने कौन कौन सी मार्केट्स को एक्सप्लोर करना है. एंड एज एन इंडस्ट्री, जैसे भट्ट साहब ने कहा कि वो अकेले ही दे देंगे इंशाल्लाह सबके पैसे, तो उसका भी कोई इशू नहीं है. जो फंड्स हैं या उसकी कॉस्ट है, वी एज एन इंडस्ट्री वी आर एबल टू बेयर दैट कॉस्ट, दैट्स नॉट एन इशू. बट हमें ऑब्वियसली गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए, गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए, बिकॉज ये हम एज अ प्राइवेट सेक्टर जाके ये दरवाजे नहीं खुलवा सकते. तो हमें आप लोगों की इसमें ऑब्वियसली सपोर्ट चाहिए. मे बी बैठ के इसके ऊपर थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए कि हमने एक्चुअली किन किन मार्केट्स को टारगेट करना चाहिए, और इंडिविजुअली एक एक मार्केट का हम प्लान बना के चलें और फ्रीक्वेंटली उसके ऊपर मीटिंग्स भी करें और अपने प्रोग्रेस को भी मॉनिटर करें, ताकि ये चीज़ें फिर लॉस ना हो जाएं. तो बाकी आई थिंक तारिक साहब ने ऑलरेडी इस चीज़ को एलैबोरेट कर दिया है कि अंटिल देयर इज मार्केट एक्सेस वी रियली डोंट हैव मच चॉइस. जब एक मार्केट खुलेगी तो मार्केटिंग भी होगी, जाएंगे देखेंगे कहाँ काम कर सकते हैं, किन आइटम्स में कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम बेच सकते हैं, क्या नहीं बेच सकते. दैट विल ऑल कम आफ्टर सेकंड स्टेज में. थैंक यू. Thank you, Bilal Saab. Thanks a lot for the insight, sir. Very happy actually आपने सारे points raise किए, और मेरे ख्याल से हम लोग सारे इसी मौजू पर एग्री कर रहे हैं कि इस सारी काविश में एक स्ट्रक्चर तरीके से हम सब लोगों का कहीं ना कहीं रोल है. एंड सबसे पहले हमारा बतौर सरकार रोल है कि हम लोग इंश्योर करें कि हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे रजिस्टर्ड हो. तो उस पर भी हम इंशाल्लाह बात करते हैं. एंड वंस दैट डन, तो फिर उसके बाद द बॉल वुड बी इन योर कोर्ट, वेयर यू हैव द एक्सपीरियंस एंड ऑल द रेलेवेंट नॉलेज कि आपने कैसे हमारी एक्सपोर्ट को यहाँ पे competitive भी रखना है, इन द लॉन्गर रन इसको एक पोटेंशियल मार्केट के तौर पे, सस्टेनेबल मार्केट के तौर पे एस्टैब्लिश करना है वियतनाम को. एंड आई एम प्रीटी होपफुल कि इंशाल्लाह मीट एक्सपोर्टर एसोसिएशन विल बी डू दैट. लेकिन सबसे पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गेट आवर प्रोडक्ट रजिस्टर्ड. So thank you, Tata Sam. Now I would request another ardent friend of ours from Meat Export Association, Mia Abdul Hanan Saab, कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें. हनान साहब, over to you, sir. जी अस्सलाम वालेकुम जी. मैं जी बिलाल टाटा साहब और तारिक भट्ट साहब के साथ एग्री करता हूँ, और जितनी बातें उन्होंने कर दी हैं मेरे ख्याल में यही हमारा पहला स्टेप होना चाहिए. तो आज तो मैं चाहूँगा कि मैं मिनिस्ट्री नेशनल फूड सिक्योरिटी को सुनूं कि उनका क्या प्लान है इस बारे में. तो मेरी तो ये ख्वाहिश है कि मैं अपना टाइम भी जो है आज नेशनल फूड सिक्योरिटी को देता हूँ, अगर उनका कोई नुमाइंदा यहाँ पर है, ताकि आज पिछली दफ़ा तारिक भट्ट साहब ने बात की थी, ताकि हम सुने कि उनका ये डोजियर का और उनका जो लाइफ स्टॉक डिजीज़ का जो पाकिस्तान के अंदर रिपोर्टिंग सिस्टम है वो हमें इससे आगाह करें. तो लिहाजा मैं अपना टाइम जो है ये नेशनल फूड सिक्योरिटी को देता हूँ कि वो हमें प्लीज़ आगाह करें. थैंक यू जी.
थैंक यू हनान साहब, थैंक यू, थैंक्स फॉर द इनपुट सर। बिल्कुल सर, हमारे साथ दैन कुरैशी साहब मौजूद हैं फ्रॉम एनिमल क्वारंटीन डिपार्टमेंट। और जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि एक डोजियर मेरे पास मौजूद है जिसको मैं अभी सबमिट करने जा रहा हूँ, जिसमें 21 कंपनीज हैं पाकिस्तान की तरफ से जो शीप केसिंग के लिए, और अनदर 11 कंपनियां हैं जो चिल्ड एंड फ्रोजन मीट, ऑफल, बीफ, इस कैटेगरी के लिए हम लोगों ने जो है वो डोजियर तैयार किया हुआ है। तो पहले मैं जैन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो है हमारे साथ शेयर करें, और फिर इस पे हम बात करते हैं कि क्या ये डोजियर हमारा इस वक्त अपडेटेड है, तैयार है, और क्या हमें सबमिट कर देना चाहिए या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। और जैन साहब, जैसे कि हनान साहब ने फरमाया और बाकी हम लोगों की भी एक एजुकेशन पर्पस के लिए प्लीज़ हमारे साथ शेयर कर दीजिए कि डोजियर में क्या कुछ कंटेंट है सब पार्टिसिपेंट्स के लिए। हमारा क्या सिस्टम है पाकिस्तान में, हमारी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं या चैलेंजेस हो सकते हैं, ताकि हम सब लोग एक पेज पर हों और जहाँ जहाँ पे भी हम लोगों को पिचिंग करने की ज़रूरत है आपकी काविश को बेहतर बनाने के लिए, वो हम लोग कर सकें। तो ओवर टू यू जैन साहब, थैंक यू। सर आपका माइक म्यूट है, काइंडली उसको अनम्यूट कीजिएगा। जैन साहब, मेरे ख्याल से अब आपका माइक अनम्यूट है, आप फरमाइए, शायद हम आपको सुन सकें। औरंगजेब, मेरे ख्याल से TDF की तरफ से थोड़ी सी टेक्निकल हेल्प की ज़रूरत होगी। मेरे ख्याल से हम में से कोई भी जैन साहब को सुन नहीं पा रहा, और इज इट जस्ट मी, आई एम नॉट श्योर एक्चुअली। नहीं अली, मेरे ख्याल है उनका कोई टेक्निकल फॉल्ट है, उनकी आवाज़ नहीं आ रही है। जी सर, दो के अब देखते हैं, शायद दे वुड बी एबल टू डू दैट। अदरवाइज औरंगजेब प्लीज हेल्प अस आउट अ लिटिल यार। ओ क्या हो गया हमारी मिनिस्ट्री को? बोलो भाई बोलो, आपको सुनने के लिए बैठे हैं हम। मैं जैन साहब से सजेस्ट करूंगा कि आप अपना एक दफ़ा मीटिंग को लीव करने के बाद दोबारा ज्वाइन करें और कंप्यूटर ऑडियो को यूज़ करें, उसमें जो ऑप्शन आता है उसको यूज़ करें, प्रॉब्ली आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। एक दफ़ा मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन करें। अच्छा, मीनवाइल अली, अगर आप इजाज़त दें, इससे पहले बिलाल टाटा साहब बात कर रहे थे चाइना के हवाले से, मार्केट एक्सेस के हवाले से, क्योंकि मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में चाइना विंग भी देख रहा हूँ। तो इसमें जो चाइना की रिक्वायरमेंट है वो FMD फ्री जोन्स के हवाले से है, फुट एंड माउथ डिजीज फ्री जोन्स। उसके अंदर ये है कि दैट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक हमारा भावलपुर में ऐसा जोन मौजूद है, लेकिन भावलपुर जोन को चाइनीज के साथ जब हमने टेकअप किया था,
वो ये कहते हैं कि इस जो जोन है दैट शुड बी क्लोज टू द पोर्ट, ताकि ट्रांसपोर्टेशन में बहावलपुर से कराची जाते हुए दरमियान में कहीं पे इन्फेक्शन ना हो सके। अब एक नया जोन कराची के अंदर बनना, वो भी पोर्ट के करीब, विल बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव, बिकॉज वो जो लैंड है पोर्ट के करीब वो तो ऑलरेडी बहुत महंगी है। तो ऐसी जगह के ऊपर, बिकॉज इट रिक्वायर्स एकर्स एंड एकर्स ऑफ लैंड, और फिर वो प्रोटेक्टेड भी हो कि उसके अंदर एंट्री और एग्जिट का प्रॉपर सिस्टम और प्रोसीजर, एफएमडी फ्री जोन्स की जो अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो। तो चाइनीज़ ने फिर सजेस्ट ये किया था कि हम गवादर के पास कहीं जाके बना लें। गवादर के पास एक फिजिबिलिटी हुई थी, जो कि शायद AQD वाले शायद इसके ऊपर बात भी करेंगे। वो इट्स टू वे ऑफ के गवादर में जाके, जहाँ पे ना एनिमल्स मौजूद हैं ना फॉडर मौजूद है, वहाँ पे हर चीज़ को लेके जाना प्रोवाइड करना इज़ अ प्रॉब्लम। तो हमने फिर चाइनीज़ से ये सजेस्ट किया था कि अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं तो आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट खुद करके ऐसा जोन फिर बनाने की कोशिश करें। अदरवाइज जो हमारा जोन भावलपुर के अंदर मौजूद है उसके ऊपर उनसे गुफ्तगू जारी है कि उसको आप एक्सेप्ट कर लें। दूसरा जो पोल्ट्री के हवाले से है, वो हम काफ़ी क्लोज हैं अब चाइनीज़ के साथ। जो चीज़ें हमने सबमिट करनी थी तमाम सबमिट हो चुकी हैं, और क्योंकि कोरोना की वजह से ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं तो वो आ नहीं पा रहे चाइनीज़ यहाँ पे। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं थ्रू अवर कमर्शियल काउंसलर कि विदाउट विजिट हम इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करके और पोल्ट्री के एटलीस्ट जो है वो एक्सपोर्ट्स शुरू हो जाए। अच्छा, अगर उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो एक और बात जो टाटा साहब कह रहे थे कि एक प्लेटफॉर्म हम क्रिएट कर लें ऐसा, तो मैं जो वेलकम एड्रेस था उसमें मैंने यही बात की थी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने हमने एक ऐसा क्रॉस इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, और जिसकी फर्स्ट मीटिंग वेंसडे को हम कन्वीन कर रहे हैं, जिसमें PSQCA भी है, AQD है, MNFSR है, हलाल सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है। तो ये तमाम जितने भी DPP है इसमें, तो हमारा ख्याल ये, इससे पहले हमने पूरी एक स्टडी कंडक्ट की है जिसके अंदर हमने ये देखा है कि कौन सी, और ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के हवाले और मीट सब चीज़ें इसमें शामिल हैं, कि कौन सी मार्केट हैं जहाँ पे पोटेंशियल मौजूद है। और इस TDAP भी, सॉरी मैं भूल गया, TDAP भी इसके अंदर हिस्सा है। अब उसके अंदर हम कर ये रहे हैं कि जो मार्केट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने के बाद प्रोडक्ट वाइज, और वहाँ पे अगर प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं तो उनके ऊपर काम करें, और अगर प्रोडक्ट स्पेसिफिक नहीं है और तमाम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए रिक्वायरमेंट सिमिलर हैं तो हम MNFSR के साथ और DPP और AQD के साथ मिलके प्रायोरिटाइज कर लें कि किन मार्केट्स को हमने प्रायोरिटाइज करना है और किन प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटाइज करना है, और उसके बाद फिर हम लेके इन मामलात को आगे चलें। टाटा साहब, मैं आपकी बात सुनता हूँ। एक इसके अंदर जो हम एक और बात पे आपसे शुरू में अर्ज की थी, वो ये थी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में एक अलग से एक विंग क्रिएट कर दिया गया है। अच्छा, अब ये प्रॉब्ली फॉर प्राइवेट सेक्टर शायद इतना इम्पोर्टेंस ना रखती हो ये बात, बट मैं ये बताना चाहूँगा इस हवाले से कि ये एक पॉलिसी डायरेक्शन के हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने ये काम किया है, क्रिएशन ऑफ न्यू विंग। शायद प्राइवेट सेक्टर के अंदर इज अ मच इजियर थिंग टू डू, बट पब्लिक सेक्टर के अंदर किसी चीज की तरफ जब फोकस आपने करना होता है तो फिर एक नए विंग की क्रिएशन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स एंड एवरीथिंग। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक एग्री का विंग क्रिएट किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, जिसका काम सप्लाई साइड के तमाम करना, और इस किस्म की आपने बात की थी एक प्लेटफॉर्म का क्रिएशन जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का इनपुट भी हो, और उसके बाद एक प्रॉपर स्टडी करके प्रायोरिटाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इन मार्केट्स हम कर सकें। जी बिलाल साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? जी, थैंक यू फाद साहब। नहीं, दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, लेकिन इसमें प्लीज प्राइवेट सेक्टर को भी लिएजॉन में रखें। अक्सर इस तरह की मीटिंग्स प्राइवेट सेक्टर एब्सेंट होता है, जिसके पास एक्चुअल डेटा है या इंफॉर्मेशन है एज टू व्हाट द प्रोडक्ट्स एंड व्हाट दैट मार्केट रियली वांट्स। जो चाइना वाली बात है, हम प्लेटफॉर्म से पिछले 5-6 साल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मीटिंग है ये आइसोलेशन में हो जाती हैं। इसके अंदर मेरी यहाँ पे क्वारंटीन डिपार्टमेंट में भी और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में भी, एंड इवन टू द एक्सटेंट जब हमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में भी इनवाइट किया था, तो इसके कुछ प्रपोजल्स हमने भी शेयर किए थे कि इसमें जोन के बजाय कंपार्टमेंट्स के ऊपर काम होगा, या कुछ प्रोसेस मीट्स के ऊपर हमें आसानी से एक्सेस मिल सकता है। तो इफ यू कैन प्लीज इंक्लूड अस इन योर मीटिंग्स और एटलीस्ट टेक आवर व्यू पॉइंट ऑन दैट, तो हम अपना जो है एटलीस्ट वो रख सकेंगे आपके प्लेटफॉर्म में, अपना ओपिनियन भी शेयर कर सकेंगे और अपनी
हमारी जो रिसर्च एंड फाइंडिंग्स है वो भी आपके सामने प्रेजेंट कर सकेंगे। तो आई वुड अप्रिशिएट कि अगर हमें भी इन प्लेटफॉर्म्स में एपमेपा के इसकी हमारी एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से हमें बुलाया जाए ताकि हम अपना इनपुट इसमें शेयर कर सकें। थैंक यू। जरूर बिलाल साहब। सर थैंक यू फाज साहब, बिलाल साहब। वो क्या कहते हैं कि एक तीर से दो शिकार। अच्छा है कि हम लोग, चूंकि मकसद तो एक ही है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ाना, रेगुलर बेसिस पे एक दूसरे के साथ राब्ते में रहना और अपनी एफर्ट्स को अलाइन करना। तो अच्छा हुआ चाइना की भी खैर बात होगी। आई एम हैप्पी कि जैसे जैसे हमारा मीट सेक्टर पाकिस्तान में बेहतर होता जाएगा, हमारी एक्सपोर्ट्स बेहतर होती जाएंगी, वेदर इट बी चाइना टू और टू एनी अदर कंट्री फॉर दैट मैटर। तो जी डॉक्टर इलियास साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सर प्लीज ओवर टू यू डॉक्टर इलियास साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो हेलो। डॉक्टर साहब हम आपको सुन सकते हैं सर, प्लीज जारी रखिए सर। आवाज आ रही है सर? सर आपकी आवाज आ रही है सर। जी सर। अच्छा इस तरह है सर, वियतनाम के लिए हमारे पास जो एप्लीकेशंस आई थी वो शीप केसिंग के हवाले से कोई 21 के करीब एप्लीकेशंस थी, और ये शीप केसिंग के यूनिट जो है कि ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं कुछ यूरोप्स, और इनके स्टैंडर्ड्स जो हैं वो भी यूरोपियन यूनियन के मुताबिक हैं सर। तो अभी तक ये हमने 2019 में ये डॉक्यूमेंट डोजियर पूरा बना के भेजा था, लेकिन वहाँ पे इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से हमें वहाँ से कोई फीडबैक नहीं मिला। इसी तरह मीट के हवाले से ये था कि 11 स्लाटर हाउसेज जो हैं जो ऑलरेडी इसमें गल्फ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उनके स्टैंडर्ड्स भी बेहतर हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक तमाम चीज़ें हैं। तो ये है कि जब तक वहाँ से हमें मार्केट एक्सेस नहीं मिलेगा, जब तक वहाँ से हमें अलाउड नहीं होगा, तो हमारी मार्केट ओपन नहीं हो सकती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वहाँ पे जितना जल्दी हो सके आया वो आके हमारे स्लाटर हाउसेज, शीप केसिंग यूनिट्स देखना चाहते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम, और फिर उसके बाद हमें वहाँ पे एनलिस्ट करें, या जो हमने एप्लीकेशंस भेजी हैं उसके मुताबिक अगर वो देखते हैं कि वो उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हैं तो वहाँ से हमें जो है ना इसकी परमिशन दिलवाई जाए ताकि हमारी एक्सपोर्ट जो है ना वो वियतनाम के साथ स्टार्ट हो सके सर। और एज फार एज एफएमडी का ताल्लुक है सर, तो उसमें गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि देखें एफएमडी के एक ऐसा इशू है जो कि हमारे मुल्क में तो प्रिवेल कर रहा है। इस वक्त हम स्टेज 2 और 3 पे हैं, जिसमें वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं, एक्सटेंशन भी हो रही हैं। उसके अलावा रहीम यार खान का इलाका है, वहाँ पे एफएमडी फ्री जोन की प्रपोजल्स हैं, गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है सर। तो और इस वक्त चाइना के साथ भी हमारा यही इशू है कि चाइना हमारी एक्सपोर्ट इसलिए नहीं हो रही है कि हम एफएमडी इफेक्टेड हैं सर। तो चाइना के साथ भी हमने ये बिलाल टाटा साहब हैं, इनका प्रोसेसिंग यूनिट है, उसमें वो यानी मीट को हम कुक्ड मीट जो है वो हम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में होंगे। उनकी एप्लीकेशन हमने फॉरवर्ड की हैं। उसके अलावा हैं हमारे ऑर्गेनिक मीट वाले हैं, उन्होंने वो प्लांट लगा दिया है, उनकी एप्लीकेशन भी हमने फॉरवर्ड की हुई है। तो टाइम विल कम कि जी हम इंशाल्लाह ये चाइना के साथ भी हमारी एक्सपोर्ट ये कुक मीट के हवाले से जो है ना खुल जाएगी, क्योंकि उसमें हम मीट को 72 ट्रीट करते हैं और उसके अंदर वायरस जो होता है वो इनएक्टिवेट हो जाता है। तो इस तरह का प्लांट इन्होंने ऑर्गेनिक मीट वाले हैं और बिलाल टाटा साहब इन्होंने लगाया है। मनान साहब ये आवाज बार बार आप तो नहीं बंद करा देते? जी जी मनान साहब के लिए चंद सेकंड्स के लिए सर डिस्टॉर्ट हो गई थी। नहीं मैंने इनकी आवाज क्या बंद करानी है सर। मैं तो ये जानना चाह रहा था कि जो हमारे मुल्क का जो नेशनल फूड सिक्योरिटी और एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर का पूरे मुल्क के अंदर जो इस वक्त रिपोर्टिंग सिस्टम है वो भी थोड़ा सा बता दें, क्योंकि नेशनल फूड सिक्योरिटी जो है वो उधर मरकज में खेल रही है और सूबों के साथ इनकी कोऑर्डिनेशन क्या है। क्योंकि जब भी वो डिमांड करता है, कोई भी कंट्री जो है वो डिमांड करता है पूरा ये नेशनल लेवल का प्रोग्राम जो एफएमडी का है ना, तो ये हमारे पास क्या है, हमने इस नेशनल लेवल प्रोग्राम को किस तरह किया है। ठीक है जी, पंजाब जो है वो अपना काम कर रहा है, वो अपने ले रहा है जी, हम ये एफएमडी कर रहे हैं, सिंध अपना कर रहा है, बलोचिस्तान अपना कर रहा है, लेकिन जब बाहर हम जाते हैं
या हमारे कमर्शियल काउंसलर जो बाहर बैठे हुए हैं, उनके लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि उनके पास वो डिजीज की जो रिपोर्टिंग सिस्टम है उसका कोई तरीका कार जो अगर है तो हमें वो काइंडली बता दें, क्योंकि हमारे कस्टमर भी हमसे पूछते हैं। बहुत शुक्रिया सर। इसमें इस तरह है कि फंडिंग जो है वो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है प्रोविंसेस को, और इसमें एफएमडी एरेडिकेशन के लिए उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ $6 मिलियन का प्रोजेक्ट चल रहा है, और वो डिफरेंट प्रोविंसेस को वो सपोर्ट कर रहे हैं, और वहां पे ये प्रोग्राम चल रहे हैं। इस वक्त हम उसके स्टेज 2 और 3 के ऊपर हैं। इसके ऊपर पूरा प्रोजेक्ट है और काम हो रहा है इसके ऊपर सर। फेडरल गवर्नमेंट सिर्फ फंडिंग कर रही है, प्रोविंसेस को कर रहे हैं सर। जिस तरह पंजाब के अंदर भी हो रहा है, केपीके के अंदर भी हो रहा है। केपीके में ये जो आपका एरिया चाइना का इलाका है, जो जहाँ पे ये आगे आपका आता है बशाम और ये वाला इलाका, इसको प्रपोज कर रहे हैं कि शायद इसको एफएमडी फ्री जोन करेंगे सर। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं, लेकिन ये है कि वहां पे अगर हमारे एचसी ऑफिस का कोई नुमाइंदा होता तो दे वर इन बेटर पोजीशन कि इसको बता सकते थे वो, लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। लेकिन इस वक्त सर जो है ना सर जी डॉक्टर साहब आज तो हमें जरूरत भी आपके ना एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर साहब की थी, ताकि वो इसको हमें अपडेट कर सके। उसकी वजह जो है वो सबसे बड़ी हमारे पास यही है कि जो हमारा एनिमल क्वारंटाइन डिपार्टमेंट है, हमारे पास हैं 32 के करीब पाकिस्तान की पोस्टें जो हैं, जमीनी रास्ते, हवाई रास्ते और दूसरा जो है ये सारे। लेकिन हमारे पास जो है क्वारंटाइन की जो रिक्वायरमेंट है स्टाफ की, वो बड़ी कम है। ठीक है जी, पिछली दफा तारिक बाट साहब ने बड़ी तफसील से बताया था कि हमें क्वारंटाइन किस तरीके से मिल जाता है। तो इसलिए कि ये जो दूसरे ममालिक हैं वो देखते हैं कि जो वर्का क्वारंटाइन का हम लेकर जाते हैं उसकी वैल्यू क्या है, या उसके अंदर जो है इनका अपना सिस्टम, जो हमारा AQD डिपार्टमेंट है उसका पूरा सिस्टम पाकिस्तान में, मसलन फैसलाबाद भी हमारे पास पोर्ट है, इंटरनेशनल फ्लाइट उतरती है, लेकिन हमारे पास वहां पर क्वारंटाइन ऑफिसर कोई नहीं है। वाघा बॉर्डर पे हमारे पास कोई नहीं है, और जितनी पोस्टें हैं दूसरी हमारे पास नहीं है। हमारे पास 10 क्वारंटाइन ऑफिसर है। मैं क्योंकि आप तो खुद जो है ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के जो है वो साए थले चलते हैं, हमारी तो ये ख्वाहिश है कि आप इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की जो छतरी है इससे निकलें। आपके पास माशाल्लाह अपना फंड है और आप फंड क्रिएट करते हैं, तो इसके लिए जब तक हमारा क्वारंटाइन डिपार्टमेंट का पूरा सिस्टम प्रेजेंटेबल नहीं होगा उस वक्त तक हम डोजियर भी भेजते रहे तो हमारे लिए मसला बनेगा। जब आपको लास्ट मीटिंग इसमें जी सर हेलो जी इलियास साहब आपकी आवाज आ रही है जी। हेलो जी इलियास साहब फरमाइए। जी इस तरह है सर कि एज फार एज द फैसिलिटीज ऑफ द क्वारंटाइन इज कंसर्न, हमने इस वक्त ग्वादर के अंदर भी हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। वहाँ पे हमने अपना ऑफिस इस्टेब्लिश कर दिया है, वहाँ पे स्टाफ भी हमने भेज दिया है। इसी तरह खुंजराब के अंदर भी हमने अपना बंदा वहाँ पे लगा दिया है और वहाँ पे वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सिमिलरली ये जो आपका अफगानिस्तान के साथ जो ट्रेड हो रही है, खरलाची में हमने यानी मैंने वहाँ पे आके कैंप ऑफिस बनाया और वहाँ पे अपना एक अफसर तैनात किया है जो वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब ये इन्होंने जो बात की है फैसलाबाद की, तो फैसलाबाद में भी बड़ा पोटेंशियल है। इसके लिए भी हम देखते हैं कोई प्रोजेक्ट बनाए। और आपको पता है गवर्नमेंट के जो तरीकाकार होते हैं, सबसे पहले वो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट बनते हैं, 2-3 साल उनमें लगता है, उसके बाद फिर नॉन डेवलपमेंट साइड पे चीजें जाती हैं। तो हम उसकी भी फिजिबिलिटी बना लेंगे फैसलाबाद की, देख लेते हैं वहां पे कितना पोटेंशियल है, एक्सपोर्ट कितनी है वहां से। तो इसके ऊपर हम काम इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। हेलो जी इलियास साहब सर थैंक यू हनान साहब, बड़े आप लोगों दोनों साइड ने पर्टिनेंट इश्यूज रेज किए हैं। सर अगर इजाज़त दें, दो के डायरेक्टली हमसे रिलेट नहीं करता, लेकिन इस मीटिंग के हवाले से मैं AQD को यही रिक्वेस्ट करूंगा सर कि जो भी सजेशंस हैं फ्रॉम ऑल पाकिस्तान मीट एक्सपोर्टर एसोसिएशन साइड, सर उनको मिनट डाउन कर लें, उनको डिस्कस कर लें। आई थिंक ऑल ऑफ अस आर द सेम टीम, और उसका एक सर प्रपोजल इनिशिएट करते हैं जहां पे भी कोई अगर रिसोर्सेज आवाज नहीं आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही सर। आपको अब आवाज आ रही है मेरी सर? डॉक्टर साहब, इलियास साहब, आप सुन सकते हैं? सर आवाज आपकी नहीं आ रही है राय साहब।
सर अब आ रही है आवाज आपको सर? फहद साहब, टी-डैप, हनान साहब, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी अली, आपकी आवाज आ रही है। जी मुझे आ रही है आवाज आपकी। जी जी सबको आवाज आ रही है, जी सबको आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है डॉक्टर साहब। मेरे ख्याल से शायद आपकी साइड पे कोई टेक्निकल इशू है, बट मेरे ख्याल से आवाज अभी इंटरनेट कनेक्शन अगर इम्प्रूव होता है तो आप भी सुन पाएंगे। सर मैं ये अर्ज कर रहा हूँ ये दो के हमारे या मेरे जाती परव्यू में नहीं है या हमारी मिनिस्ट्री के परव्यू में नहीं है। जो भी आपको सपोर्ट चाहिए होगी, जिस भी इदारे से चाहिए होगी, सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि इस मीटिंग के हवाले से सर ये सारी सजेशंस जो ऑल पाकिस्तान मीट एक्सपोर्टर एसोसिएशन की तरफ से हैं सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, पता नहीं चल रहा है, कम्युनिकेशन एरर कोई। सर मैं आप चैट पढ़ पाएंगे? अगर आप चाहते हैं तो मैं चैट में लिख देता हूँ सर, या अभी 2 मिनट बाद में दोबारा जब हम लोग रिकैप में जाते हैं तो मेरे ख्याल में आई कैन रिक्वेस्ट फहद साहब फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कि वो अपने क्लोजिंग रिमार्क्स में सर इस चीज़ को कवर कर लें कि ये बातें सब मिनट हो सकें और इस पे एक हेल्दी डिस्कशन हो सके। जो भी कोई रिसोर्सेज की कमी है या जो भी मामलात हैं, लेकिन अगर ये मौजू बार बार रेज हो रहा है और उससे हमारी एक्सपोर्ट्स इफेक्ट हो रही हैं तो मेरे ख्याल से हम लोग को उसको डिस्कस जरूर करना चाहिए, उस पर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग जरूर होनी चाहिए। तो थैंक यू जी। सर इस तरह जी सर। सर इस तरह है, थोड़ी सी लेसन इसमें इस वक्त तो हमने ये वियतनाम के लिए जो चीजें हैं ना, वो हमारे डोजियर जो गया हुआ है ना, उसके ऊपर काम किया जाए और हमें वहां से फीडबैक मिले ताकि हमारी वियतनाम की जो है एक्सपोर्ट वो खुले। बाकी एज फार एज अदर कंट्रीज इज कंसर्न, उसके लिए हमने जो रिसोर्सेज होते हैं गवर्नमेंट के, वो हम इस्तेमाल कर। गुलाम खान है जहाँ पे अफगानिस्तान को काफी हमारी वहाँ पे रिक्वायरमेंट है और स्टैब्लिशमेंट भी बढ़ाने की जरूरत है। एकदम आपको पता है गवर्नमेंट स्टैब्लिशमेंट नहीं देती है, सबसे पहले डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं और उसके बाद फिर आपको स्टैब्लिशमेंट मिलती है। तो इसके लिए भी हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। हेलो डॉक्टर साहब सुन रहे हैं? आप तो सुन रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? तो इसके लिए भी मैंने कहा अर्ज की कि हम इन्होंने उसको फैसलाबाद पॉइंट आउट किया, वहां पे हम देखेंगे कितना वहां पे फिजिबिलिटी बनानी पड़ेगी कि वहां से एक्सपोर्ट कितनी है लाइफ स्टॉक एंड देयर प्रोडक्ट्स की। तो अगर वहां पे रिक्वायरमेंट है तो हम प्रपोजल बना देंगे फैसलाबाद की भी। इसी तरह हमने जितने भी ट्रेड रूट हैं जो बॉर्डर के साथ टच हो रहे हैं उनको भी हमने कवर करने की कोशिश की है। इन्होंने वागा का कहा, वागा को जो है वो लाहौर वाला स्टेशन जो है वो लुक आफ्टर कर रहा है। तो इसी तरह हमारे जो अफगानिस्तान के साथ जो डिफरेंट रूट्स हैं वो भी काफी ज्यादा हैं सर। गुलाम खान है, खुंजरा क्या नाम है, खरलाची है, तोरखम है, चमन है। तो इस तरह के हैं जो जहां पे एकदम सर। तो ये इसके लिए हम स्टेप वाइज हम चीजें कर रहे हैं। ईरान के साथ भी जो है बॉर्डर, वहां पे भी जो हमारी फैसिलिटी है, इसके लिए हम स्टेप वाइज हम। हेलो हेलो ये आवाज आ रही है डॉक्टर साहब आपकी? हेलो जी 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 हेलो डॉक्टर साहब हम सुन पा रहे हैं आपको सर, प्लीज जारी रखिए आप अपनी बात। डॉक्टर साहब आप वहां से 2 या 3 कंप्यूटर से मेरे ख्याल है ऑनलाइन है, उनको में से किसी एक को म्यूट कर दें, एक से आवाज। असल में कोई कम्युनिकेशन एरर आ रहा है, बीच में आवाज बंद हो जाती है ना, क्या सिस्टम। अब ठीक है सर। आपकी आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रही है, मेरी आवाज जा रही है नहीं जा रही? जी सर आपकी आवाज आ रही है सर। तो इस सिलसिले में सर ये है कि हम मतलब मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस वक्त जो है हम खास तौर पे वियतनाम के अंदर जो हमारा डोजियर किया हुआ है ना सर, उसको प्रोसेस करवाएं और जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पे स्टार्टर हाउसेज वाले लोग बैठे हुए हैं, वो इंशाल्लाह उसको फुलफिल करने के लिए करेंगे। एक चीज स्टार्ट तो हो सर, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द और ममालिक कहीं एक्सपोर्ट हो रही है चीजें, अगर कहीं फिजिबिलिटी हम बना रहे हैं सर, जब इन्होंने फैसलाबाद की बात की तो उस पर भी हम देख लेते हैं कि पोटेंशियल क्या है वहां से एक्सपोर्ट का। इसी तरह काफी ऐसे बॉर्डर एरियाज हैं जहाँ पे हमारी फैसिलिटी नहीं है, हम उसको थोड़ा एक्सपेंड करेंगे क्वारंटाइन डिपार्टमेंट को, और जब तक हमें पोस्टें एस्टेब्लिशमेंट नहीं मिलेगी हम वहाँ पे फैसिलिटी नहीं दे सकते। तो
अब मैं आपको बताऊं, खरलाची में मैंने एक कैंप, जब मैं आया हूँ तो वहाँ पे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने क्वेटा से बंदा ट्रांसफर किया, वहाँ पे जाके उसका एक कैंप ऑफिस बनाया और फैसिलिटी क्रिएट की। ग्वादर के अंदर हमने दफ्तर अपना बना दिया है, वहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है। मैंने वहाँ पे क्वेटा से एक और बंदे को मैंने ट्रांसफर कर दिया अलॉन्ग विद स्टाफ। तो इसी तरह ये चीजें स्टेप वाइज हम इंशाल्लाह करते जा रहे हैं सर। जहाँ जहाँ की रिक्वायरमेंट्स हैं हम उसके प्रोजेक्ट्स बना के उसके बाद हम उसको करेंगे इंशाल्लाह सर, और इस्टेब्लिशमेंट भी बढ़ेगी और फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करेंगे। पंजाब था सर, पंजाब में हमने अभी फैसिलिटी फुल फ्लैग दे दी है, वहाँ पे ऑफिस बना दिया, वहाँ पे हमारा अफसर मौजूद होता है, पैनल के साथ जो भी हमारी ट्रेड होगी। इस तरह बाकी जो जहाँ जहाँ हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम इंशाल्लाह कर रहे हैं उसके। Thank you, Dr. Saab. Thanks a lot, sir. Totally agree with you, sir, and appreciate कि AQD is working, of course. एक सिस्टम को establish करने में कुछ टाइम लगता है, हर इदारे के अपने peculiar circumstances होते हैं. We are with you, sir. Don't worry on that. हम लोग का काम जो है वो हर इदारे का अपना एक रोल है, उसका काम है कि जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो उनको हाईलाइट करता रहे, और हमें यकीन है कि आप हमारी सजेशन सुन भी रहे हैं, नोट डाउन भी कर रहे हैं, और अपने अवेलेबल रिसोर्सेज मुताबिक आप उन पे काम भी कर रहे हैं. टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट वियतनाम सर, जो कि मुझसे रिलेट करता है, इट्स माय जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो सर डोजियर बिल्कुल मेरे पास मौजूद है, जिसका मैंने अर्ज किया कि उसमें 21 जो है वो कंपनीज हैं फॉर शीप केसिंग, और 11 कंपनी हैं फॉर beef, meat, sheep meat और meat, chill frozen. जी सर बिल्कुल सर. तो अभी ये 21 जमा 11 कंपनियां सर, तो ये 32 सर एक्टिव हैं, एंड आई शुड गो अहेड विद देम, राइट? आई जस्ट वांटेड अ गो अहेड फ्रॉम यू कि ये 32 अभी हमारा सारा कुछ अपडेटेड है और मैं इसको सबमिट कर दूं डोजियर को हमारी साइड से. जी सर, ताकि डोजियर आप सबमिट करें, अगर उनकी तरफ से और कोई रिक्वायरमेंट है तो डोजियर को बिल्कुल ऑब्जेक्शंस रखते हैं, तो ताकि हम फिर इसको प्रोसेस में करके हम उनके ऑब्जेक्शंस दूर करें सर. बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है. तो सर एक तो मेरे ऐसे एक हाईलाइट व्हिच आई वुड लव टू शेयर विद यू, एटलीस्ट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस. तारिक साहब आप भी सुन रहे हैं, हनान साहब सुन रहे हैं, भट्ट साहब सुन रहे हैं, बलाल साहब सुन रहे हैं, टाटा साहब की तरफ से, सॉरी. तो सर डोजियर अब मेरे सामने है, मौजूद है, टाइम मैंने मांग दिया है, इसको हम सबमिट करते हैं. जैसे ही सबमिशन के बाद विद इन अ मंथ वो हमें बताते हैं अगर इसमें कोई शॉर्टकमिंग्स हैं, तो we will be in touch. I will be sharing progress with everyone, with TDAB, with Ministry of Commerce, with Al Pakistan Meat Exporter Association, and of course AQD जो इस वक्त सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है. और कोई शॉर्टकमिंग्स अगर आती हैं तो उनको पूरा कर लेते हैं. अल्लाह करे कि अगर कोई शॉर्टकमिंग पॉइंट आउट नहीं होती और हम सेकंड स्टेज पे प्रोग्रेस करते हैं जहाँ पे हम लोगों ने एक्चुअल साइट इंस्पेक्शंस करवानी है, तो देन वी विल हैव एन अदर मीटिंग, वी कैन सिट टुगेदर एंड वी कैन प्लान दैट. तो दैट इज द अपडेट फ्रॉम माय साइड. इसके अलावा जो भी हमारे सब पार्टिसिपेंट की तरफ से शमूलियत थी वो तो एज पर प्रोग्राम हो चुकी है. अगर कोई क्वेश्चन एंड आंसर हैं तो बराए मेहरबानी आप पूछ सकते हैं. जी राय साहब, अगर मुमकिन हो 12 स्टार्टर हाउसेस की लिस्ट आपके पास आई हुई है, उसको हमसे हमारे साथ शेयर कर दें. अगर कोई उसमें कम है या कोई रह गया है तो हम उसको ऐड करा दें उसमें. जो 11 एप्लीकेशन आपके पास आई हुई है स्टार्टर हाउसेस की, मीट और चिल्ड और फ्रोजन के लिए, वो मैं राय साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर वो शेयर कर दें जो आपके पास एप्लीकेशन आई हुई है. सर मैं सुन पा रहा हूँ सर आपको, मैं सर आपके साथ ये शेयर करता हूँ. मेरे पास टू बी एग्जैक्ट 11 हाउसेस हैं जो एज एन एक्स्ट्रा एक ही, तो वो ईमेल पे अब शेयर करता हूँ वेबिनार के बाद. जी मेरे जहाँ तक मेरे इल्म में है, यहाँ फुट एंड माउथ डिजीज का कोई वहाँ इशू नहीं है. वियतनाम में भी फुट एंड माउथ डिजीज है आज की डेट में, इसलिए वहां तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी. चाइना के लिए फुट एंड माउथ का इशू है, लेकिन यहाँ नहीं है, क्योंकि वियतनाम तो ऑस्ट्रेलिया से लाइव एनिमल्स भी बहुत इंपोर्ट करता है जो कि बड़े एक्सपेंसिव हैं. अगर हम अपने एनिमल्स को और उनके एनिमल्स को देखें
वो बहुत बड़ा फर्क है। अगर लाइफ स्टॉक इंपोर्ट तो हमारे एक्सपोर्ट अलाउड नहीं है, अदरवाइज वो तो हमारा लाइफ स्टॉक उनके लिए बहुत फिजिबल है। जो प्राइस वो ऑस्ट्रेलिया को पे कर रहे हैं, हमारा लाइफ स्टॉक उससे कम प्राइस में अवेलेबल है। हम दे सकते हैं वियतनाम में, लेकिन लाइफ स्टॉक ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चेंज करते हैं कि नहीं। अदरवाइज जो फुट एंड माउथ इशू है वो वियतनाम में नहीं है, वो सिर्फ चाइना में है। मेरे ख्याल में अगर ये हो जाए कि एटलीस्ट हम लोग वहाँ रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन आ जाए तो फिर बिस्मिल्लाह करें, उसके बाद आगे जो जब वो आएंगे पॉसिबल कि आगे भी वो हमें कोई कंडीशन दे जाएंगे कि ये सही करें, ये सही करें, ये सही करें, तो उस वक्त भी की जा सकती हैं, उसके बाद भी की जा सकती हैं। और जैसे डॉक्टर लियास साहब ने फरमाया कि वो भी एक हमें शीट जिसके ऊपर उनकी कंडीशंस लिखी होती हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, वो अगर मिल सके तो वो अगर लेके हम मीट वर्ल्ड एसोसिएशन को दे दें और ये हम सारे एक्सपोर्टर्स को मिल जाए तो हम उसको चेक कर लेंगे। अगर उसमें कोई कमी पेशी है तो पूरा करना है। सारे लोग जो पाकिस्तान से एक्सपोर्टर हैं जो मीट के। थैंक यू सर। एक चीज इसमें भट्ट साहब ने जो बात की लाइव एनिमल्स की एक्सपोर्ट की, उस हवाले से अर्ज ये है कि गवर्नमेंट ने 2013 से लाइव एनिमल्स की एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाए हुए है, और मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का, क्योंकि एनिमल्स एक बड़ा प्रीशियस चीज होती है। उसका ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द एनिमल इज प्रीशियस फॉर द स्टेक होल्डर्स, फॉर द ट्रेडर्स, फॉर द बिजनेसमैन। तो इसमें ये है कि बजाय इसके कि हम पूरा जिंदा जानवर किसी को एक्सपोर्ट करें, हम उसमें वैल्यू एडिशंस करके, मतलब स्किन है सर, यहाँ पे हमें पूरा एनिमल बेचते हैं तो स्किन दोबारा फिर इंपोर्ट करनी पड़ती है। इसी तरह ऑफल्स हैं, मीट है, बोन्स हैं, तो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द एनिमल इज वेरी प्रीशियस। तो अगर यहाँ पे स्लॉटरिंग करके इसको वैल्यू एडिशंस के थ्रू भेजा जाए तो ये सबसे अच्छी बात है। इससे जो है जितने भी बाकी इंडस्ट्रीज हैं वो भी डेवलप हो जाती हैं और हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी इसमें सर, बजाय इसके लाइव एनिमल्स एक्सपोर्ट की। ये इस पे मेरा ये व्यू है। बहरहाल ये फिलहाल तो गवर्नमेंट ने इसको बैन किया हुआ है 2013 से, और सिर्फ ये है कि सिर्फ गल्फ कंट्रीज में चंद एक जो है वो एनओसी के ऊपर जाते हैं, कोई एनिमल चले जाएंगे। दूसरा सर, आपने जो वियतनाम की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो लिस्टें हम आपको भेज देंगे सर, और उनकी कोई रिक्वायरमेंट अगर है तो जब जो डोजियर जमा हो जाएगा तो उसके मुताबिक हमें पता चल जाएगा क्या रिक्वायरमेंट है, तो फिर हम आपके साथ शेयर कर देंगे तमाम मीट इंडस्ट्री के साथ। डॉक्टर साहब हम आपके साथ एग्री हैं जी, बिल्कुल ठीक कह रहे फरमाया आपने कि वैल्यू एडेड होने के बाद ही अच्छा है पाकिस्तान के लिए भी। इससे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज भी आ सकती है बनिस्बत लाइव एनिमल्स के। वो तो मैंने एक बात इसलिए की थी कि ऑस्ट्रेलिया से वो लाइव एनिमल बाय फोर्स इंपोर्ट कर रहे हैं कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको मीट की जरूरत है और वो महंगा एनिमल्स ला रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से लाइव और वहां स्लाटर करके बेच रहे हैं, जबकि स्लाटर करने के बाद भी उसको दोबारा वो फ्रोजन कर रहे हैं मीट को। तो उसके ऑफकोर्स यहाँ से पाकिस्तान से जब ये एक्सपोर्ट होगा तो वियतनाम ऐसी कंट्री है जहाँ ऑफल्स की प्राइस बहुत ज्यादा है, मीट से भी ज्यादा है। अगर वो जैसे ही इंपोर्ट अलाउड करेंगे और हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, इसमें ऑफल्स जो है वो एक मेन पार्ट बन जाएगा एक्सपोर्ट का। उसी से वही मार्केटिंग है जो पहले मैंने अर्ज की थी कि मार्केटिंग करने वाले ने जब वहां पहुंचना है तो उसके बाद उसने एडजस्ट करना है कि मैंने ऑफल्स से लेके यहाँ दे देना और यहाँ से लेके ऑफल्स को दे देना। तो मैं तो फुली एग्री होती जो आपने फरमाया कि लाइव एनिमल्स अगर एक्सपोर्ट नहीं है, बैन है, तो बैन ही रहना चाहिए, वैलिडेटेड होकर ही जाना चाहिए। जी प्लीज। हाँ जी अनान साहब आए ना, जरा तशरीफ लाए, किधर चले गए आप? थैंक यू। सॉरी टाटा साहब आप कुछ फरमाने लगे थे, अगर आप कुछ ऐड करना जी मैं सिर्फ बस क्योंकि ये फोरम अवेलेबल था तो एक हमारी बाय प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट जो है ये इंटेस्टाइन्स वगैरह की यूरोप में 2002 में बैन हो गई थी, तो इसके ऊपर भी आई डोंट थिंक ऑब्वियसली इसका कोर सब्जेक्ट नहीं है इस मीटिंग का, लेकिन इसको भी अगर हम अटेंड कर लें कि ये यूरोप में हमारा क्या स्टेटस है, क्यों हमारे बाय प्रोडक्ट्स नहीं जा पा रहे। Thank you, Dr. I think we can always request Fahad Saab to at least pass on the message to our FT3 wing, and I think then they can take it up from there.
थैंक यू डॉक्टर साहब। इसके अलावा मैं सर इसमें सर टाटा साहब ने जो एनिमल केसिंग के हवाले से यूरोप की बात की है, उसमें इस तरह है कि अभी यूरोपियन यूनियन ने हमें कोई क्वेश्चनर्स भेजे हैं और उन क्वेश्चनर्स का जवाब हमने उनको जमा कर दिया है, और उसके अलावा जो है वो ड्रग रेजिड्यू के ऊपर उनका एक पूरा प्लान है जो हमने सबमिट कर दिया है हमारी मिनिस्ट्री ने। मेरे ख्याल में पहला ड्राफ्ट उनको चला गया है। तो उसके बाद ये अभी उन्होंने हमें रिलैक्सेशन दी हुई है 30 अप्रैल तक। 30 अप्रैल के बाद जो है वो रेजिड्यू प्लान्स, मेडिसिनल रेजिड्यू प्लान जितना भी है वो भी सबमिट होना है, वो अप्रूव्ड होना है, और उनके क्वेश्चनियर्स थे वो भी हमने सबमिट किए हुए हैं। तो इंशाल्लाह वी होप कि जी वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा हमारा यूरोप के साथ। अभी ये दिसंबर में उनकी तरफ से आया था हमें। तो बाकी इससे पहले तो एक्सपोर्ट यूरोप को ये तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 32 से 33 कंपनियां जो कर रही हैं यूरोप को, लेकिन अभी उनकी नई रिक्वायरमेंट्स आई हैं। वो नई रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हमने डोजियर जो है वो सबमिट विद द अप्रूवल ऑफ द सेक्रेटरी साहब उन्होंने मेरे में सबमिट कर दिया AHC ऑफिस। जी थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर शेयरिंग द प्रोग्रेस रिगार्डिंग EU एज वेल। So, Bilal sahab, I think it addresses your question, and if anything is still left, so you can always be in touch with the Ministry of Commerce, and you can always request Fahad sahab to connect you with the FT3 wing. Basically, you can always write to the Joint Secretary FT3, which is the concerned one for European Union and Americas. So you can always drop a letter to him or her, and then the things would start flowing from there. इसके अलावा जी किसी की तरफ से कोई सवाल थैंक यू अगर सर, है? थैंक यू। जी जाफी साहब प्लीज सर आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा, आई डोंट नो बाकी लोग फेस कर रहे हैं वियतनाम के हवाले से कि नहीं, लेकिन वो ये है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो काफी इसमें डिफिकल्टीज ये आती हैं। अक्सर जो हमारे कस्टमर्स हैं वो कहते हैं हम पाकिस्तान भेजते हैं, रेमिटेंसेस तो डिक्लाइन हो जाते हैं, या कुछ बैंक्स है वो नहीं काम करते हैं क्योंकि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, या पाकिस्तान के ऊपर कोई वो लगे हुए हैं जिसकी वजह से ट्रांजेक्शन नहीं होती, रिटर्न हो जाती हैं। मैं इसके हवाले से कहना चाहता था कि इसको सबसे पहले अगर टेकअप किया जाए तो हम लोग आई डोंट नो हम लोग उधर ऑल्टरनेट रूट्स देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बेहतर तो पाकिस्तान के लिए भी ये है कि सारा लीगलाइज चैनल से पेमेंट्स आए, हमारे लिए भी बेहतर है और पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है, सबके लिए बेहतर है। तो उसके लिए आप इसके ऊपर अगर देखा जाए कि ईज ऑफ ट्रांजैक्शंस हो थ्रू पाकिस्तानी बैंक्स विद वियतनाम बैंक्स एंड इंक्लूडिंग हांगकांग वगैरह, क्योंकि ये जो मॉडल है वियतनाम का भी जो हमें एक्सपोर्ट हो रही है सब जानते हैं कि किस तरह आगे जाता है, कहाँ जाता है, क्या फाइनल डेस्टिनेशंस है। तो उस हवाले से इसके ऊपर भी थोड़ा प्लीज देखा जाए। तो जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं तो अगर इसको हम किसी तरीके से लूप होल में लाएं जहां उनको भी कम इस पे वो पड़े, कॉस्ट आए, ट्रांजैक्शन कॉस्ट आए, पाकिस्तान पे भी कम आए, इसको अगर स्पेशली मीट या और ऑफल्स के या बाय प्रोडक्ट्स के जो आपके जितनी भी एक्सपोर्ट हो रही है इसके हवाले से अगर ईज किया जाए, आई एम श्योर के काफी ज्यादा हमारी ऑलरेडी रेमिटेंसेस बढ़ जाएंगी और इंकरेज होंगे लोग के पाकिस्तान के साथ काम करें, क्योंकि पेमेंट मेथड और मोड इंप्रूव हो जाएगा। थैंक यू जी, थैंक यू जाफी साहब। I'm happy that you have raised this very pertinent issue and this is a reality. बाकी दोस्तों की अब तक की क्या फीलिंग है, irrespective of that, in the sense के मेरे एंड पे we know that this is some issue that we are faced with. इस पे सर मैं आपको अपडेट करता चलूँ, इस पर मिशन पिछले 5 सालों से तकरीबन काम कर रहा है। We have an MOU between the State Bank of Pakistan and the State Bank of Vietnam. It is a more so chicken and egg story कि इस हद तक हम लोग जो हैं वो अपनी कॉपरेशन को बढ़ा नहीं पाते, या जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं on both sides they are not interested to go the extra mile कि इतनी सब्सटेंशियल ट्रेड नहीं है। लेकिन in the meantime, we had come up with a list of 3 banks from Pakistan जिनकी यहाँ पर regular
इंटरेक्शन है बिजनेस सर्कल्स में, एलसी ओपनिंग में, बाकी सर्विसेज प्रोवाइड करने में, हर बैंक नहीं कर पाता। दैट आई एग्री विद यू। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट पास्ट में जो कि हमारा अपना बैंक है नेशनल बैंक, यहाँ से एमएसपी बैंक था, एमएसपी ने नेशनल बैंक के साथ एलसी खोलना चाहिए तो वो नहीं खुल पा रही थी। ये मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। सो द एमएसपी हैड टू ओपन द एलसी विद हबीब बैंक एंड देन हबीब बैंक हैड टू पास ऑन दैट एलसी टू नेशनल बैंक। अब उसमें जो आपके एंड पे एक बिजनेस की तरफ से एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है, इट वेस्टेड अनदर 2 वीक्स। तो बायर इंतजार कर रहा है कि जनाब उसका माल पहुंचे, उसको कंफर्मेशन हो कि माल रवाना हो गया है, एक्सपोर्टर माल तैयार करके बैठा हुआ है और दरमियान में वो बैंकिंग चैनल की वजह से एक इशू आ रहा है। लेकिन एज आई सेड इट्स लाइक अ चिकन एंड एग स्टोरी कि वो एक सर्टेन थ्रेशहोल्ड अचीव कर ले वंस हमारी ट्रेड, तो देन नेचुरली कमर्शियल बैंक्स वुड बी इंटरेस्टेड। कमर्शियल बैंक्स को बोथ द गवर्नमेंट्स कैन नॉट फोर्स देम टू डू सो, but we are encouraging them. We have the MOU between both the state banks and in the meantime at least 3 या 4 banks हैं जो regularly operate कर रहे हैं। तो इस सूरत में मेरी जो एक informal suggestion होती है, you can always be in touch with us with the commercial section here। आप बता सकते हैं कि जी आप हमें गाइड कर दें कौन से बैंक्स ऑपरेट कर रहे हैं from the Vietnamese side and from the Pakistan side। तो अमूमन जो भी बिजनेस पार्टनर्स होते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बोथ साइड से, उनके पास चॉइस होती है 1 या 2 बैंक्स की। सो वी कैन एक्चुअली क्लिक दोज बैंक्स व्हिच आर वर्किंग ऑलरेडी और जिनका एक एस्टैब्लिश्ड नॉर्म या प्रैक्टिस है यहाँ पे ऑपरेट करने की। तो वी विल असिस्ट यू इन दैट सर, नो इश्यूज इंशाल्लाह। थैंक यू जाफर साहब। इसके अलावा जी किसी और की तरफ से कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, और अगर सवाल नहीं है तो देन आई वुड रिक्वेस्ट फहद साहब for his closing remarks for the webinar. Thank you अली, बहुत शुक्रिया। एक तो जो बिलाल साहब ने बात की थी उसमें होपफुली कल तक आप लोगों को मीटिंग नोटिसेस आ जाएंगे। मीट एक्सपोर्टर एसोसिएशन और जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनको भी हम लोगों ने इनवाइट किया है मीटिंग के लिए, जो वेडनेसडे या प्रॉब्ली थर्सडे को हम कन्वीन कर लेंगे। अच्छा, दूसरा ये कि आप लोगों की आज यहाँ पे आमद का और आप लोगों से गुफ्तगू करने का बहुत सी लर्निंग एक्सरसाइज भी हो गई हमारे लिए, और आई होप कि हम लोग अब मज़ीद आगे इसकी तरफ चलें। अब अली जो है वो अब ज़ाहिर है कोई टाइमलाइन हम फिक्स नहीं कर पाएंगे इस हवाले से, क्योंकि जो कोरोना की सिचुएशन है इसके अंदर जिस तरह इलियास साहब ने कहा अगर इंस्पेक्टर्स विजिट करना चाहेंगे तो वो शायद पॉसिबल अभी नहीं होगा, जितना वियतनाम जो है प्रोटेक्टिव है अभी अपने इस वियतनाम के उनका जो अपनी एक रिजीम है उसमें। लेकिन मैं अर्ज करूंगा अली को फिर भी कि इसको प्रायोरिटी के ऊपर रखें। और अगर जो ये बात कर रहे थे बैंकिंग चैनल्स के हवाले से, तो हमारे पास भी ये कल जब वेबिनार से पहले मैं कुछ चीज़ें देख रहा था तो नेशनल बैंक के पास हमारे कुछ लेटर्स गए हुए हैं यहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से भी कि अपनी ब्रांच जो है वो हनोई में ओपन करें। अगर आप अली ये समझते हैं कि आप सिचुएशन थोड़ी सी इंप्रूव और नेशनल बैंक की तरफ से अगेन वही रिस्पांस था जो आप बता रहे हैं कि अभी वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इतना नहीं है कि वो फाइनेंशियली फीजिबल होगा, अगर आप समझते हैं कि कुछ सिचुएशन इंप्रूव हुई है या अगर आप समझते हैं कि अभी ये टाइम है कि दोबारा हम नेशनल बैंक को इसकी तरफ पुश कर सकें, तो आप डू राइट टू अस ताकि हम फिर उनसे टेकअप कर लें इस हवाले से। जो इलियास साहब बात कर रहे थे और तारिक साहब ने भी ये बात की, हनान साहब ने भी बात की कि कुछ इश्यूज हैं ह्यूमन रिसोर्स के और उनकी मैनिंग के डिफरेंट क्रॉसिंग पॉइंट्स पे। मैंने इससे पहले भी जो कुछ मीटिंग्स की हैं एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर के साथ, उसमें मैंने ये बात कही है कि हम एक्सप्लोर कर सकते हैं पॉसिबिलिटी को, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में एक एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड है वहाँ से कुछ प्रोजेक्ट क्रिएट करके इनिशिएट करके आप लोगों के लिए जो अगर आपके ह्यूमन रिसोर्स के इश्यूज़ हैं या फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं कि हम लोग उसको वहाँ से फंड करके चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें। मैं इलियास साहब को भी अगेन रिक्वेस्ट करूंगा और जो हमारी नेक्स्ट मीटिंग हो रही है उसमें भी हम ये बात करेंगे कि अगर आप लोग ये समझते हैं, क्योंकि वो फंड जो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड है वो एक्सपोर्टर्स का ही पैसा है और वो कहीं ना कहीं हम वहीं पे ही फंड लगाने की कोशिश करते हैं या प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे कोई चीज़ इम्प्रूव कर सकती है और उसकी ज़रूरत है। तो अगर इलियास और वो उसके अंदर ज़ाहिर है ये जो आपकी फंक्शंस हैं वो ज़ाहिर है उसके अंदर फैसिलिटेट करते हैं और अगर वो फैसिलिटेशन नहीं होती है तो हमारी एक्सपोर्ट उससे अफेक्ट होती है। तो अगर आप ये समझते हैं कि उसके प्रोजेक्ट की ज़रूरत है तो हम उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी MNFSR के साथ जितने भी इश्यूज़ थे जो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर हमारे फेस हम कर रहे हैं वो सारे हमने ज्वाइन करके वो भी हमने टेकअप करने हैं नेक्स्ट मीटिंग के अंदर।
और अगेन उसमें भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर कहीं पे फंडिंग की ज़रूरत है EDF से, तो उस प्रोजेक्ट को MNFSR हमें फॉरवर्ड करें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को। मैं आप तमाम लोगों का एक दफ़ा फिर शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, TDAP का और जो हमारा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ऑफिसर अली का, कि आपने ये एक अरेंज किया। और मैं अर्ज अगेन करूँगा कि इस डोजियर को जल्दी से जल्दी प्रोसेस करें। जिस तरह तारिक साहब ने बात की है कि सबसे पहला स्टेप तो यही है कि हम लोग इसकी रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि एक्सपोर्ट शुरू हो जाए। बाकी जो हमारी इकोनॉमिक डिस्कशन हो रही थी कि हमें इसको वैल्यू एडिशन की तरफ जाना चाहिए या हम, ये अली के साथ भी मेरी कल रात को भी ये डिस्कशन हो रही थी कि जब भी जो चीज़ भी एक्सपोर्ट हम ओपन करना कर सकते हैं, उसको ओपन हो जाना चाहिए, चाहे वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में हो और या वैल्यू एडिशन की फॉर्म में हो। और जब भी रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट होते हैं तो इवेंचुअली बिजनेस या प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं और वो देखते हैं कि अगर वैल्यू एडिशन की ज़रूरत है तो डेफिनेट फिर इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली जंप्स इन। तो कहीं पे भी इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए कि वैल्यू एडिशन ही करके भेजना है तो रॉ मटेरियल या रॉ फॉर्म के अंदर या लाइव एनिमल को नहीं भेजना चाहिए। उससे फिर बहुत सी और भी बातें और रुकावटें पैदा हो जाती हैं। बहरहाल ये तो एक इकोनॉमिक बहस है। मैं तमाम लोगों का फिर शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी, थैंक यू वेरी मच। Thanks to all of you. बहुत शुक्रिया, and we'll be in touch and we will